हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखिए हम 3 शासकों को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मौर्य साम्राज्य में और भी शासक हुए हैं किंतु वो इतने शूरवीर नहीं हुए, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो 3 शासक कौन कौन से हम इसमें पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा है अशोक। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उनको हराकर मगध के ये राजा बने और इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब जो धनानंद थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं को हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जो मगध था उसका मगध साम्राज्य का विस्तार किया। और इसको धनानंद को हराने में इनकी मदद किसने की? तो चाणक्य ने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक किया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो मगध था उस मगध साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया। और कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक मगध साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें कूटनीतिक जो राजनीति थी उसमें किसने इसकी हेल्प की? वो की चाणक्य ने। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या वर्धन वंश? तो सबसे पुराना राजवंश जो है ये है मौर्य वंश। हम ऑप्शंस को देख के हम आंसर टिक करेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, और कब इन्होंने इसकी स्थापना की? तो 322 ईसा पूर्व में की। दूसरा है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त, और इन्होंने इसकी स्थापना कब की? 240 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो हैं कुजुल कुडफिसेस, और इन्होंने कब इसकी स्थापना की? 15 ईस्वी में। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे, और 606 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। तो याद रखेंगे, ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? विलियम जॉन्स, जस्टिन, प्लिनी या मेगास्थनीज? तो सैंड्रोकोटस और सिकंदर, सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था सैंड्रोकोटस, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से उनका वर्णन किया या कहा है, पुकारा है? तो वो हुआ है सैंड्रोकोटस नाम से। अब देख लेते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया सैंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने नाम दिया एंड्रोकोटस। तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, जैन परंपरा से या अशोक के स्तंभ लेख से? तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य वंश में जो भवन हुआ करते थे वो मुख्य रूप से लकड़ी के बना हुआ करते थे। तो और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, जो वर्तमान पटना है या जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है वहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का शोपारा शिलालेख। तो जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कुणाल। तो कौन से मौर्य राजा हुए जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय प्राप्त की थी। यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था। तो किसने लिखा है इसके बारे में, या दक्कन विजय के बारे में किसने लिखा है, तो यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है। तो याद रखेंगे, दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के क्या थे, सेनापति थे, उनको किस वर्ष में पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निर्याकस। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। उन्होंने मगध पर आक्रमण किया था कि वहाँ का जो शासक है वो धनानंद होगा, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध को जीत लिया था। और वहाँ का शासक उस समय कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। उनकी पुत्री का नाम क्या था, कार्नेलिया। और युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, हेरात और मकरान भेंट में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो याद रखेंगे, जो सेल्यूकस निकेटर था ये कौन था, जो सिकंदर थे उनका थल सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर पहली बार किस शासक ने विजय प्राप्त की, हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर पहली बार विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त ने। तो हमने अभी पढ़ा सेल्यूकस को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। तो चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसका नाम है। तो ये चाणक्य के ही दोनों नाम हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विष्णुगुप्त के नाम से, कि विष्णुगुप्त नाम से किसे जाना जाता है। इनके पिता का नाम चणक था, इसलिए यह चाणक्य कहलाए। इनके पिता का नाम क्या था, चणक था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, चाणक्य। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चाणक्य अर्थशास्त्र, कूटनीति एवं राजनीति के महान विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि मौर्यकालीन समाज का दर्पण मानी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की, तो चाणक्य ने की। और ये अर्थशास्त्र, कूटनीति एवं राजनीति के महान विद्वान थे, याद रखेंगे। और चाणक्य के ही कौन कौन से नाम हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। दोनों नाम से किसको जाना जाता है, चाणक्य को जाना जाता है। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाखदत्त या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुअक्कुरल। तो देखिए मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अब देखिए ये मैकियावेली क्या है, तो निकोलो मैकियावेली, पूरा नाम क्या है? निकोलो मैकियावेली। ये कहाँ के दार्शनिक थे? तो ये इटली के दार्शनिक थे। इटली के राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे निकोलो मैकियावेली। और इनकी ख्याति किस वजह से है? तो उनकी रचना द प्रिंस के कारण इनकी ख्याति है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। तो तुलना क्यों की गई? क्योंकि जो द प्रिंस है और जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, दोनों राजनीति पे लिखे गए ग्रंथ हैं, इसीलिए मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। और पूरा नाम क्या है मैकियावेली का? तो निकोलो मैकियावेली। और कहाँ के थे ये? कहाँ के दार्शनिक थे? तो इटली के दार्शनिक थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 1 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, राजनीतिक नीतियाँ। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किस पे लिखी गई है? तो शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक इसको माना जाता है, या राजनीतिक नीतियाँ इसको कह सकते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी शरीर के 7 अंग होते हैं और ये सब मिलकर राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं। राज्य केवल उसी दशा में अच्छी प्रकार कार्य कर सकता है जब ये 7 अंग पारस्परिक सहयोग या उचित रूप से अपना अपना कार्य करें। देखिए कौटिल्य का क्या कहना है कि जो राज्य है उसके 7 अंग होते हैं और जब ये 7 अंग मिलकर अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं तभी राजनीतिक संतुलन बन पाता है। तो अब ये 7 अंग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। स्वामी, जिसको राजा कह सकते हैं, अमात्य जो उसके मंत्री होते हैं, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो इनमें से 7वां जो है अंग ये है मित्र, और इसी को पूछा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो 7वां अंग है मित्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिका का मूल लेखक था निर्याकस, प्लूटार्क, मेगास्थनीज या डायोडोरस। तो इंडिका का जो मूल लेखक था वो था मेगास्थनीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसी का वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो इंडिका का जो मूल लेखक है ये कहाँ का राजदूत था? तो ये यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहा और उसने जो कुछ भी वहाँ पर देखा भारत में उसी का वर्णन किस में किया है? इंडिका नामक पुस्तक में किया है। तो इंडिका किसकी रचना है? तो ये है मेगास्थनीज की, जो कि एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या कनिष्क के? तो डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार बेटा था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो सीरिया के शासक ने जिनका नाम था एंटियोकस, उन्होंने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वूलर ने, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या कॉर्डिगटन ने? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता मिली 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में। तो याद रखेंगे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम है देवनाम प्रियदर्शी। देखिए
अब जो अशोक के अभिलेख हुए हैं या शिलालेख हुए हैं, उनमें अशोक ने अपना नाम किस नाम से लिखवाया है? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से लिखवाया है। और देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुर्जर तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा गोलोन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप में अशोक लिखा हुआ है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के गुर्जर तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा गोलोन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम क्या लिखा हुआ है? अशोक लिखा हुआ है। लेकिन कुछ अभिलेखों में उसने अपना नाम किस नाम से लिखवाया है? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, रणजीत सिंह ने, अकबर ने या शिवाजी ने? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोला जाना? तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक का समकालीन राजा तुर्मे कहाँ का था? मिस्र का, कोरिंथ का, मकदूनिया का या सीरिया का? तो अशोक का जो समकालीन राजा था तुर्मे, वो मिस्र का राजा था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, कौटिल्य ने, गौतम बुद्ध ने या समुद्रगुप्त ने? तो सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? अशोक ने। देखिए, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके जो अवशेष थे तो स्तूपों में उन्हीं अवशेषों को रखा गया। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। और जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वो इन स्तूपों का उपयोग करते हैं ध्यान लगाने के लिए। किसके लिए करते हैं? ध्यान लगाने के लिए। तो याद रखेंगे ये चीज़ें। तो सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया? वो करवाया अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो ये हम सभी जानते हैं अभिलेखों में किसका नाम का वर्णन देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किया गया है? तो वो किया गया है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से? तो अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुमिंदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाबरू स्तंभ? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू स्तंभ अभिलेख में। इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? भाबरू अभिलेख, 13वां अभिलेख, रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख या मास्की का लघु अभिलेख? तो देखिए, किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक के नाम से उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में? तो गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा अशोक स्तर के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है या यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं? तो जो अशोक स्तर के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है वो है यह स्थापत्य संरचना के भाग है। इन पर बढ़िया पॉलिश भी है, यह अखंड भी है और इनके स्तंभों का जो शाफ्ट है वो सुंडाकार भी है। तो ये सारे सही हैं। गलत कौन सा है? यह स्थापत्य संरचना के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है?
कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ। तो खरोष्ठी लिपि में है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। इसके बारे में देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है, ये दोनों अभिलेख किस में है? खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान जो कि काबुल के समीप है, अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान जो कि काबुल जिसे कहा जाता है के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं लेखों से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे जो अलग हैं, बाकी सब तो किस में है? ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उनको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों किस में हैं? खरोष्ठी लिपि में है। और तक्षशिला एवं लघमान के समीप जो अफगानिस्तान अभिलेख हैं वो किस में है? अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। याद रखेंगे बाकी किस में है? बाकी सभी जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? सायरन, मकदूनिया, मिस्र या सीरिया? तो टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो शासक था मिस्र का। याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।